अब हम आगे टीचिंग मेथड्स पर। एक्चुअली ये जो पूरी क्लास हुई है आपकी, पूरा सेशन, वो उसका जो पूरा समअप है वो अब यहाँ आ गया है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, जब आप क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं तो कौन से टीचिंग मेथड्स आप इख्तियार करते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे, पढ़ेंगे सारे, ठीक है, और फिर खुद आप फैसला करेंगे कि कौन सा जो है वो किस वक्त लगाया जाए या कौन सा जो है वो बेहतर है, ठीक है। मैं कुछ अपने तजर्बात भी आपके साथ शेयर करूंगा और आखिरी में आप भी अपने तजर्बात मेरे साथ शेयर करेंगे। तो पहला इसमें जो मेथड है वो है लेक्चर मेथड, ठीक है ना। लेक्चर मेथड, अगर आपके पास ये वाला पेपर हो तो इस पेपर में पहले ही पेज पर लेक्चर मेथड की एक हेडिंग डली हुई है। लेक्चर मेथड क्या है, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा जो तरीका है वो यही है कि एक टीचर खड़ा है क्लासरूम में, उसने एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन की हुई है, तैयारी की हुई है, और वो खड़े होके अपनी क्लास के टाइम को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में तोड़ देता है। पहले हिस्से में वो डिस्कशन करता है, समझाता है, लेक्चर देता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। इसमें वो फैक्ट्स भी बता सकता है, इसमें वो परसेप्शंस भी दे सकता है, उसमें वो नई थ्योरी भी बताता है, उसमें वो नए आइडियाज भी बच्चों के सामने मुतारिफ कराता है। यानी नोइंग अगर आप के प्रोसेस में हैं या आप जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में हैं, अंडरस्टैंडिंग के, तो इन दोनों में टीचर खड़ा होकर क्या करेगा, एक लेक्चर दे रहा होगा, ठीक है। लेक्चर, जब आप लेक्चर मेथड के ऊपर काम करते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी क्लास की टाइमिंग को जरूर तोड़ें, ठीक है, मैनेज करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पीरियड 40 मिनट का है, ठीक है, और एक टॉपिक मुझे पढ़ाने के लिए मिला है, तो मैं क्या करूं, उस 40 मिनट को इस तरह से तोड़ूं कि शुरू का 1 से 2 या 3 मिनट इंट्रोडक्शन के हों, और उसके बाद उसकी डिटेल हो, और उसके बाद उसका खुलासा हो। यानी अगर 40 मिनट का पीरियड है तो मैंने 25 मिनट इस लेक्चर के लिए मखसूस कर लिए। 25 मिनट के अंदर पहले 5 मिनट इंट्रोडक्शन, अगले 15 मिनट उसकी तफसीलात, और उसके बाद 5 मिनट उसका खुलासा, उसका एंड, इसके लिए हमने मखसूस कर लिया। उसके बाद 25 मिनट के बाद 15 मिनट ये आप क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख सकते हैं कि स्टूडेंट जो बात समझ में नहीं पाए वो पूछें। फिर हमारे यहाँ लिखवाने का काम भी होता है, नोट डाउन करने का, बच्चे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप जो है वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बात आपको याद रखनी है टीचिंग लेक्चर मेथड के अंदर, वो ये है कि आप जब पढ़ाना शुरू करें तो नोन से अननोन की तरफ जाएं, ठीक है, नोन से अननोन, यानी कोशिश ये करें कि स्टार्ट आप वो करें जो बच्चे को आता हो, और उसकी बेसिस के ऊपर अननोन बताएं, ठीक है। यानी आप जब स्टार्ट अगर आपने अननोन से कर दिया तो बच्चा बिल्ड नहीं कर पाएगा उस बात को, ठीक है, वो उस बात को जो है। तो हमने क्या कहा कि जब आप लेक्चर मेथड करा रहे हो या लेक्चर के जरिए आप टीचिंग आपने मेथड इख्तियार किया हुआ है, तो उसमें आप टाइम को मैनेज करें और नोन से अननोन की तरफ आपका सफर होना चाहिए। इसी तरह इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी अगर आपका टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको स्टार्ट में कॉम्प्लेक्स से शुरू ना करें, बल्कि आप शुरू कहां से करें, इजी से। यानी जो पार्ट उसका इजी है, जो बात उसकी इजी है, वो पहले आप डिस्कस करें और उसकी बेसिस के ऊपर नई बिल्डिंग जो है वो तामीर करें, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे अगर हम चलें इसमें, तो आप देख रहे हैं अगले पेज पे लिखा हुआ क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेक्चर, ठीक है भाई। लेक्चर मेथड में पहला काम तो आपको टाइम मैनेजमेंट का है, और फिर जब आप लेक्चर दे रहे हो तो उसमें क्या क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक अच्छा लेक्चर जो है वो मौजूद था। नंबर 1, गुड लेक्चर शुड नॉट बी टू लॉन्ग एज टू एक्सीड द ट्रेनीज अटेंशन स्पैन 25 मिनट्स। यानी
नॉर्मली जो रिसर्च है वो बच्चों के लिए है कि वो एक टॉपिक पर लेक्चर को 25 मिनट तक ग्रिप करते हैं। 25 मिनट से ज्यादा अगर आप कर देंगे तो उनकी जो ग्रिप है वो उस टॉपिक पर ढीली होना शुरू हो जाएगी। ये तो रिसर्च है सबके लिए। बाज स्कूल वालों ने बहुत काम किया होता है अपनी क्लासरूम पर, तो उनका ये स्पैन बढ़ जाता है, 25 के बजाय 40 मिनट तक चला जाता है, 1 घंटे तक चला जाता है। यानी 1 घंटे तक भी वो चीजों को ग्रिप कर रहे होते हैं। ये स्कूल ने किया होता है, बाज स्कूल ने ये बिल्कुल नहीं किया होता है। तो उसका नतीजा ये है कि 10 मिनट बाद ही बच्चे जो है वो अपसेट हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद का लेक्चर वो ग्रिप नहीं कर पाते। तो ये जो स्कूल का इंतजामिया है स्कूल की, उनको चाहिए कि ये स्पेन बढ़ाएं, ठीक है। यानी जब क्लास में पढ़ाई शुरू हो और सारे बच्चों का फोकस जो है वो बोर्ड पर आ जाए, ठीक है। इस पर काम करें बाज़ाब्ता। ये फिर टाइम बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मेरे पास जो है वो 50 मिनट और 1 घंटे का स्पेन है। यानी बच्चे से अगर आप 1 घंटा बात करेंगे तो वो डिफोकस नहीं होगा। तो हमने ये काम काफी टाइम लगा कि आप भी अगर मेहनत करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। उसका तरीका मैंने ये बताया कि जहां टीचर मार्कर और चाक लेके बोर्ड की तरफ आए, सारे बच्चों का फोकस जो है वो कहां जाए, बोर्ड पर। लेक्चर मेथड में फोकस, स्टूडेंट का फोकस बैकबोन है। अगर फोकस नहीं है क्लास में, लेक्चर मेथड खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है। काबिल से काबिल टीचर अगर पढ़ा रहा है और बच्चे फोकस नहीं है तो आप समझते हैं कि उस लेक्चर का क्या हाल होगा, क्या हशर होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट तरीन बात है टीचर के लिए कि वो सबसे पहले अपनी क्लास का फोकस बनाए, ठीक है। और फोकस में यही होता है कि बच्चों को आप आमादा करते हैं कि वो पढ़ें। अभी हमारे यहाँ एक मसला आया, एक टीचर ने शिकायत की कि मेरी क्लास के बच्चों का फोकस आउट हो गया। मतलब वो, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ कोई बच्चा कोई जुमला बोलता है, कोई चुटकुला करता है, तो सारे बच्चे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और टॉपिक जो है वो निकल जाता है। फिर मुझे भी चिढ़ होती है, कोफ्त होती है। ये मसला आया हमारे स्कूल में एक क्लास में। तो इसका क्या हल है, हमसे पूछा भाई इसका सर क्या करें ऐसा कि बच्चों का फोकस जो है वो सही हो। तो हमने उनको ये मशवरा दिया कि देखें, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर 6ठी में बच्चे हैं तो इनको आप इतनी मेहनत करते हो कि 7वीं तक इनका फोकस सेट हो जाता है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप 6ठी का मैथ नहीं आएगा ना उसको, 6ठी की साइंस नहीं आएगी ना, लेकिन 7वीं के लिए वो तैयार हो जाएगा। 7वीं में जो पढ़ाओगे वो सही पड़ेगा। तो हमने उनसे ये कहा कि आप एक काम करें, बड़ी शीट लेके जाएं गत्ते की क्लास में और लगा दें। बोले भाई आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम के क्या उसूल होने चाहिए। हम पढ़ने आए यहाँ पर, आप भी पढ़ने आए हो, मैं भी पढ़ाने आया हूँ, और पढ़ाई के लिए जरूरी है कि कुछ हम रूल्स बना लें। तो टीचर वो रूल खुद ना बनाए, बल्कि बच्चों से पूछे, अच्छा भाई आप समझते हैं कि अच्छी पढ़ाई के लिए क्लास में क्या होना चाहिए। एक बच्चा बोलता सर सब खामोश हों। हाँ जी, आप सब मुत्तफिक हैं इससे? हाँ मुत्तफिक हैं। उसने बोर्ड पे लिख दिया, नंबर 1 क्लास रूम में सब बच्चे खामोशी से बैठेंगे, रूल बन गया। अच्छा भाई और क्या है? अब बच्चों से ही आप कहलवा रहे हैं। बोले भाई कोई किसी की चिड़ नहीं निकालेगा। चले भाई हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया, कोई भी क्लास में पढ़ाई के दौरान किसी की चिड़ नहीं निकालेगा। अब बच्चे ही आपको बताएंगे, आप उस पर थोपिए नहीं ना कि भाई मेरे ये हुक्म है ये मानना आपको, नहीं। बच्चे बताएंगे 1 2 3। लड़कियां इस मामले में आपको पता बड़ा अच्छा राय देती हैं। क्लासरूम में अगर लड़कियां हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी राय देंगी आपको कि ऐसा कर लेते। लड़के जरा थोड़ा झेपेंगे कि बाबू ये तो हमारे खिलाफ ही है ना, कहीं यूज होगा, लेकिन लड़कियां आपको बोलेंगी। तो वो एक रूल आप बना लें। हमारी भी क्लास में उन्होंने 10 पॉइंट का रूल बना लिया और आखिरी में सवाल पूछा, अच्छा भाई इस रूल को अगर कोई तोड़ेगा तो क्या होगा, सजा तजवीज करें आप लोग। तो भाई किसी ने सजा तजवीज की कि वो पूरी क्लास को हाफ टाइम के अंदर जो है वो चीज खिलाएगा।
کسی نے سزا تجویز کی کہ وہ اس کو میڈم کے پاس بھیج دیا جائے گا. کسی نے سزا تجویز کی کہ بھائی اس کے پیرنٹس کو بلا کے پوری کلاس کے سامنے بٹھا کے سارے بچے اس کے پیرنٹس کے ساتھ شکایت کریں گے کہ بھائی یہ ہمارا جو پڑھائی کرنے نہیں دیتا ہمیں یہ بدتمیزی کرتا ہے کلاس میں. صحیح ہے. تو اس میں سے یہ بات سب نے طے کر لی کہ اس بچے کو کلاس سے نکال کر آفس میں میڈم کے پاس بھیج دیا جائے گا. وہ انہوں نے نیچے لکھ لی. ٹھیک ہے. اب پڑھائی شروع ہوئی. ٹھیک. کلاس میں شیٹ لگی ہوئی ہے, پڑھائی ہو رہی ہے. جو پہلی بات کہتے جی آپ نے اس والے رول کو جو ہے وہ توڑا ہے. کیا خیال آپ نے توڑا؟ بولا سر سوری. اگر سوری کر لے تو بٹھا دیں. بولے نہیں میں نے تو نہیں توڑا. چلو بھائی اٹھو جاؤ سزا. تو ایک کو بھیج دیا آپ نے, باقی پوری کلاس فوکسڈ. تو ہمارے وہ ٹیچر نے بعد میں ایک ہفتے کے بعد میٹنگ میں ہمیں بتایا کہ سر کلاس تو سیٹ ہو گئی, پڑھائی اچھی ہو رہی ہے, سب پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہ لیکچر میتھڈ کی بیک بون کیا ہے؟ فوکس. آپ لیکچر میتھڈ اختیار کر رہے ہیں اور اس کی بیک بون آپ نے نکال دی. تو آپ بھائی کسی پی ایچ ڈی کو بھی کھڑا کر دیں کلاس میں, وہ بیکار ہے, وہ بچے نہیں سیکھتے اس سے. سکھانے کے لیے لیکچر میتھڈ میں یہ شرط ہے کہ کلاس کا فوکس جو ہے وہ آپ کی ٹیچنگ پر ہو. فوکس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا, یہ فائنل طریقہ نہیں, آپ بھی سوچ سکتے ہیں کوئی نیا طریقہ. ٹھیک ہے. اور بھی پرنسپل جو ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم ایسا میتھڈ لگائیں کہ کلاس میں فوکس ہو. کلیئر. نمبر سیکنڈ, a good lecture should address a single theme. بڑا زبردست بات ہے. بہترین لیکچر وہ ہوتا ہے جو ایک تھیم پر بات کرے, جس کا موضوع ایک ہو, منتشر نہ ہو. یعنی جب میں پڑھا رہا ہوں تو میرا اچھا لیکچر وہ ہوگا جب میں ٹاپک پر رہوں گا. یہ ٹیچر کا فوکس ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی بچوں کا فوکس, اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹیچر کا فوکس. ٹیچر اگر فوکسڈ ہے اپنی ٹاپک پر تو لیکچر میتھڈ کے ذریعے آپ تعلیم بہت اچھی دے سکتے ہیں. لیکن ٹیچر اگر منتشر ذہن ہے, وہ ایک بات کہتا ہے, اس کی مثال دینے کے لیے جب مثال پہ جاتا ہے تو مثال میں گم ہو جاتا ہے اور واپس نہیں آ پاتا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا بہت ساری جگہ, خود بھی آپ جب سنتے ہیں لیکچر تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا فوکس ہے یا فوکسڈ نہیں ہے. میں بھی یہاں کھڑا ہو کر فوکس نہ رہوں, آئیں شائیں بائیں ادھر کی ادھر کی کروں, آپ بولے ہو یار یہ کیا ہے, ٹاپک تو آپ کا چلا گیا, نکل گیا. تو ایک اچھا لیکچر وہ ہوتا ہے جس کی تھیم ایک ہو, جس کا موضوع ایک ہو. 4 ڈفرینٹ موضوعات اگر آپ نے ایک لیکچر میں ڈالے ہوئے تو وہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے. تو دوسری خصوصیت ایک اچھے لیکچر کی یہ ہے. In a good lecture, technical terms are carefully explained. بالکل. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ لیکچر کے ذریعے علم ٹرانسفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں میرا بچوں کے ساتھ کوئی تار کنیکٹ نہیں ہے کہ ڈیٹا ان کے مائنڈ میں جا رہا ہے. میرے پاس جو ان کے مائنڈ تک پہنچانے کے لیے جو چیز ہے وہ صرف لفظ ہیں یا بورڈ ہے. ٹھیک ہے. جب میں نیا لفظ بولوں یعنی نئی ٹرمز لاؤں تو اس کو بہت کیئرفلی ایکسپلین کروں. اگر میں نیا لفظ بول رہا ہوں, کوئی نئی ٹرمز بتا رہا ہوں بچوں کو اور اسے ایکسپلین نہیں کر رہا تو بچہ میرے الفاظ کی بیسس کے اوپر ربط قائم نہیں کر پائے گا. پہلی کلاس یاد ہے آپ کو؟ سمجھ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو امیجز بن رہے ہو, نمبر 2 وہ امیجز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو. تو آپ نے نیا لفظ بولا, اس کا امیج ہی نہیں بنا. جب امیج نہیں بنے گا تو ریلیٹ نہیں کرے گا. جو ہمارے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں پڑھائی ہے اور اردو میں پڑھائی ہے, ایک مسئلہ آتا ہے. بہت لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں انگلش میں پڑھانے سے تو بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, اردو میں پڑھانا چاہیے. پھر مسئلہ آتا ہے اردو میں پڑھائیں گے تو اگلی کتابیں کیسے پڑھیں گے, اردو میں مٹیریل نہیں ہے. تو اس کے بیچ میں ہم کہیں پھنس جاتے ہیں. تو یہ بڑا سمجھ لینا چاہیے کہ انگلش میں پڑھانا یا اردو میں پڑھانا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس ٹرم کو صحیح سے ڈیفائن کرنا ہے. میں آپ سے بولوں ہاتھی, آپ کے ذہن میں تصویر آتی ہے ہاتھی کی؟ میں بولوں ایلیفینٹ, اب بھی کون سی آتی ہے؟ دوسری آتی ہے, وہی آتی ہے.
آپ میری بات سمجھ گئے؟ میں بولوں اسرا، اردو میں فزکس کا کانسیپٹ ہے اسرا، کوئی تصور نہیں آ رہا. میں بولوں ایکسلریشن، ابھی بھی کوئی تصور نہیں آ رہا. اب ایک بچہ اسرا یاد کر رہا ہے یا ایکسلریشن یاد کر رہا ہے بغیر تصور کے. نہ اسرا کام کا ہے نہ ایکسلریشن کام کا ہے. اور جب میں اسرا کا تصور دے دوں گا، میں بولوں گا ایک جو گاڑی ہوتی ہے نا وہ کبھی اسپیڈ پکڑتی ہے اور کبھی سلو ہوتی ہے. آپ بیٹھے نا گاڑی میں، گاڑی کی ایک پوزیشن وہ ہوتی ہے جس میں وہ اسپیڈ پکڑ رہی ہو، تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کانٹا جو ہے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایک ہی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی، اور ایک اسٹیٹ یہ ایک ہی اسپیڈ سے جا رہی ہے، نہ کانٹا آگے جا رہا ہے نہ کانٹا پیچھے جا رہا ہے، ایک ہی اسپیڈ سے جا رہی ہے. یہ جو ایک ہی اسپیڈ سے جا رہی ہے اس سچویشن کو ایکسیلریشن نہیں بولتے. یہ جو حالت ہوتی ہے نا جس میں اس کی اسپیڈ بڑھ رہی ہو یا اس کی اسپیڈ کم ہو رہی ہو، اس حالت کو کیا بولتے ہیں؟ اسرا اردو میں، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایکسیلریشن. مسئلہ اسرا اور ایکسیلریشن کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے پیچھے اس تصور. اب میں اگر آپ سے کہوں آپ ایکسیلریشن جانتے ہو، آپ بولے ہاں. کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کی ایسی حالت جس میں یا تو وہ اسپیڈ پکڑ رہی ہو یا سلو ہو رہی ہو، یا اس کا کانٹا آگے کی طرف جا رہا ہو یا پیچھے کی طرف جا رہا ہو. تو اس پوزیشن کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ایکسیلریشن. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اسرا. یاد بھی رہے گا. لیکچر میتھڈ میں جب آپ ٹرم بیان کرتے ہیں، ایکسیلریشن بیان کر رہا ہوں کھڑا ہو کر، ٹرم بیان کر رہا ہوں، تو اس کو کیئرفلی بیان کریں کہ اس کا تصور واضح ہو جائے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس کے ساتھ امیجز اس کے پختہ ہو جائیں اور وہ ریلیٹ کرتے ہوں کسی دوسری چیز کے ساتھ. اگر لیکچر میتھڈ طریقہ تعلیم ہے اور ٹرمز آپ ڈیفائن نہیں کر رہے، ٹرمز کے کانسیپٹ نہیں دے رہے، تو آپ کا لیکچر میتھڈ فیل ہے، تو اس کا آؤٹ پٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پڑھائیں تو ایک ایک لفظ کو واضح کریں. میں نے یہاں کھڑا ہو کر ایک جملہ بولا تھا، پاکستان کی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے، تو میں نے ایک ایک لفظ واضح کیا تھا. اردو پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، سوشل اسٹڈیز پڑھائیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ٹرمز کو اگر آپ امیج بنا دیں گے اور اس کو وضاحت کر دیں گے کیئرفلی، تو آپ کا لیکچر میتھڈ صحیح طریقے سے بچے کو تعلیم دے پائے گا. اور اگر آپ ٹرمز ڈیفائن نہیں کرتے، بھائی اسرا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ایسے یاد کرنا، یہ لکھ لیجئے، اس نے لکھ لیا، اب آپ اس سے یہ توقع نہیں کریں کہ اس نے سیکھ لیا، سیکھا نہیں ہے وہ. جناب نیکسٹ، چوتھا، فیملیئر ایگزامپلز اینڈ اینالوگیز آر گیون. ٹھیک ہے؟ آپ کو ایگزامپل وہ دینی ہے جو فیملیئر ہو، جس سے بچہ آگاہ ہو. اور اینالوگیز کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ اسٹرکچر پورا، اس کو ہم کہتے ہیں اینالوگی. ٹھیک ہے؟ جیم کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، اینالوجی بھی کہتے ہیں اس کو اور اینالوگی بھی کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جو چیز بتا رہے ہو اس کو اسٹرکچرڈ کر کے بتاؤ، لنک کر کے بتاؤ، ریلیشن شپ بتا دو، اس کے ربط بتا دو اس کا. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اینالوگی. تو اگر آپ کا لیکچر میتھڈ چل رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر ایگزامپلز جو ہوں وہ ریلیونٹ ہوں، یعنی جو مثال آپ نے دی ہے وہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے؟ اور اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو کوئی اسٹرکچر ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو اسٹرکچر بنا کے بھی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. پانچواں پوائنٹ ہے، a good lecture establishes fluency in technical content. ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ لیکچر دے رہے ہوں اور اس میں ٹیکنیکل باتیں ہوں اور آپ ان ٹیکنیکل باتوں کو بول نہیں پا رہے ہو، اٹک رہے ہو، فلوئنسی نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ ایک اچھا لیکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ لیکچر دے رہے ہو، اس لیکچر کو دینے کے دوران جو ٹیکنیکل ورڈز آپ کو بولنے ہیں ان کو بولنے میں آپ فلوئنٹ نہیں ہو، اٹک رہے ہو،
बार बार देखना पड़ रहा है आपको, तो इसका मतलब है अब वो बच्चा जो है वो ले नहीं पा रहा बात को, ठीक है। तो आपकी टेक्निकल जो नॉलेज है और उसकी अदायगी है, यानी हमने कहा था ना, एक तो होता है नोइंग और दूसरा क्या होता है, दूसरा लेवल कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंड। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेक्चर मेथड फ्लॉप है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं अगर एक बात कहूं कि मैं मिसाल के लिए ये जो लफ्ज बोला ना, फ्लुएंसी होनी चाहिए, टेक्निकल बात में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अब मैं एक टेक्निकल बात कह रहा हूं आपको। अल्लाह ताला ने कुरान में 6 बातों का हुक्म दिया है, जिसमें से 3 बातें करने की हैं और 3 बातें नहीं करने की हैं। 3 बातें जो करने की हैं उसको अल्लाह ने बयान किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसान। यामुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, बिल अदली, अदल का हुक्म देता है, नंबर 1। नंबर 2, एहसान का हुक्म देता है। नंबर 3, व ईता इज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, सारी टर्म्स फ्लुएंसी से बोल रहा हूं या अटक रहा हूं? दिस इज द वे। आप जब लेक्चर दे रहे हो, जो चीज आप बयान कर रहे हो, उसमें जो लफ्ज हो, उसमें जो कॉन्सेप्ट हो, अगर उस कॉन्सेप्ट में फ्लुएंसी नहीं है, अटक है, भूल जा रहे हैं आप, वो तीसरा क्या था, और बच्चा आपका डिस्टर्ब हो गया, बच्चे की कनेक्टिविटी क्या हो गई, खत्म हो गई। 3 बातों का हुक्म देता है और 3 बातों से मना करता है। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसान व ईता इज़िल कुर्बा, यानी ये 3 हुक्म देता है और 3 बातों से मना करता है। वह यन्हा, मना करता है, अनिल फाहशा, फाहिशी से मना करता है, वल मुनकर, मुनकर से मना करता है, जानते बूझते किसी सही बात का इनकार कर रहे हो आप, इससे अल्लाह मना करता है, सही है। वल बाग, और बगावत से मना करता है। बगावत क्या है? किसी दूसरे की जान, माल और आबरू को नुकसान पहुंचाना, ये बगावत है। तो 3 बातों का हुक्म देता है और 3 बातों से मना करता है। ये बात अगर मैं आप में से किसी को यहां बुलाकर कहूं, आप जरा इसको बयान करें, क्या आप इस फ्लुएंसी से बयान कर डालेंगे? नहीं ना, इसलिए कि अभी नोइंग तो हुई है, कंप्रीहेंशन नहीं हुई है। तो जब आप क्लास में यही बात जाके बताते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है, उसमें से पहली बात तो ये है, दूसरी मेरे जहन में नहीं आ रही, और चलो मैं तीसरी बता देती हूँ। तो ये जो काम आप कर रहे हो क्लास में, लेक्चर मेथड में, ये दरअसल बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चे की जो कनेक्टिविटी आपके साथ है उसको ब्रेक कर रहा है। तो आप जब भी लेक्चर मेथड के लिए खड़े हो, आप ये जान लें, देख लें कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, क्या वो आपको कंप्रीहेंड हुआ है, क्या वो आपके अंडरस्टैंडिंग से गुजर गया है, क्या उसे आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो। और अगर नहीं बोल सकते तो आप पॉइंट्स लिख लो हाथ पे, चिट बना लो एक, ठीक है, ताकि जब आप फौरन कहीं भी अटक रहे हो तो फौरन आपने चिट आगे की, आपको पता चल गया भाई मुझे ये बात बोलनी है। क्लियर होगी बात? छठा पॉइंट, अ गुड लेक्चर यूजेस इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स। एक बेहतरीन लेक्चर वो होता है जिसमें एग्जाम्पल्स हो और जिसमें कुछ दिखाया जा रहा हो। मैं भी यहां खड़े होकर आपको देखें, हर बात के लिए क्या करता हूं, कोई ना कोई एग्जाम्पल देता हूं। तो बेहतरीन लेक्चर यही होता है जिसमें आपके पास एग्जाम्पल्स हो, जिसमें आपकी इलस्ट्रेशन हो, कोई तस्वीर आप दिखाएं, कोई चीज लिख के दिखाएं, बना के दिखाएं, इंटरनेट पे कोई चीज दिखाएं, टेलीविजन पे कोई चीज दिखाएं, मोबाइल पे कोई चीज दिखाएं, इसे कहते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो आप वैसे भी दे सकते हैं, बाय वर्ड, बेहतरीन। नंबर 7, अ गुड लेक्चर बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अच्छा लेक्चर वो होता है जो पहले से नॉलेज हो, उसके ऊपर नई नॉलेज दे रहा होता है, यानी नोइंग से, नॉन से अननोन बता रहा हूं, यानी आपने नई चीज बतानी है, वो उसको बेस किस पे करना है, जो उसको पहले से पता हो। मैं अगर उसको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, 3, 4, 5 ऊपर लिखा, 5 का टेबल नीचे और लाइन खींच के हम उसको ये सिखा रहे हैं।
ये हमने लिखा 32 और इसको दिया 5 से मल्टीप्लाई, हम ये सिखा रहे हैं। 5 2 10, 5 3 15 16। अब मैं अगर ये सिखाने आया हूं और मैं इसको मुजर्रिद सिखाता हूं, मुजर्रिद का मतलब बिल्कुल अकेला, इसको पीछे किसी चीज से जोड़ता नहीं हूं, तो समझ लीजिए ये अच्छा लेक्चर नहीं है। अब मैं आके बोलूंगा बेटे देखो मेरे पास एक मैंने जो है वो किताब खरीदी है 32 रुपए की, 5 किताबें आनी है, तो 32 32 32 32 32 5, 32 को कितनी बार लिखा? 5 बार। 32 5 किताबें हैं ना, तो पांचों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सही है? ये हम क्या सिखा रहे हैं? प्लस। प्लस में ये 10 हो गया, ये 3 5 15 और 1 16 हो गया। हमने कहा जब एक जैसी रकम में कई बार जमा करना हो तो एक जैसी रकम में कई बार जमा करने से आसान तरीका यह है कि उस रकम को एक बार लिख लीजिए और जितनी बार उसको जमा करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने जो मल्टीप्लाई सिखाया है किस बेसिस पे सिखाया है? प्लस की बेसिस पर सिखाया है। तो एक अच्छा लेक्चर क्या होता है? जो नोन से उसको अननोन की तरफ। अब देखिए वो जब मल्टीप्लाई जब भी उसको याद आएगा ये बिल्ड उसके जहन में रहेगी, बिल्डिंग। वही जब एक चीज की कीमत कई बार रिपीट हो रही हो तो बजाय इसके कि उसको इतनी बार लिख के प्लस करें, हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे अभी भी मैंने देखा है बाज बच्चों को वो मल्टीप्लाई करने के बजाय इतनी बार लिख के जमा कर रहे होते हैं। तो वजह क्या है कि जमा तो उनका बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जमा की बुनियाद पर मल्टीप्लाई कैसे बना वो बेचारे वो मैनेज नहीं कर पाए। तो 7 पॉइंट हमने पढ़ लिया। नंबर 8, अ गुड लेक्चर एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस। बिल्कुल अच्छा लेक्चर वो होता है जिसकी अप्रोचेस अलग अलग हो, ये नहीं कि वो हमेशा एक जैसा ही हो, एक ही स्टाइल है। जैसे मैं 3 क्लासेस एक जैसी ले रहा हूँ, ये अच्छा जो है वो लेक्चर नहीं है। ये होना चाहिए था इसमें वैरायटी होती कि एक दिन आपको बोर्ड पर लिख के समझाता, एक दिन आपको स्लाइड्स लगा देता है, एक दिन आपको कहीं बाहर ट्रिप पे ले जाता, तो वैरायटी हो जिसमें। तो बेहतरीन लेक्चर वो होता है जिसमें वैरायटी हो। ये बात क्लियर हो गई? गुड। हम इस लेक्चर मेथड के बल्कि सिर्फ लेक्चर मेथड को ओवरऑल हमने देखा, कोशिश की। ये बीच में चीजें लिखी हैं, आप खुद स्टडी कीजिएगा। अच्छा यहां देखिए लेक्चर मेथड से 3 शाखें निकल रही हैं। नंबर 1 चॉक एंड टॉक। तो लेक्चर मेथड जो हो रहा होता है वो चॉक एंड टॉक पे चल रहा होता है ज्यादातर, यानी एक टीचर के पास चाक है या मार्कर है और वो कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, बातचीत के जरिए वो अपना इल्म बच्चों तक मुंतकिल कर रहा होता है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात है स्लाइड शो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता इतना हमारे पास कि हम हर तस्वीर बना के, और जैसे बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास के अंदर सीट पढ़ाना है या सेल पढ़ाना है, तो टीचर को जाना होगा क्लास में, सबसे पहले बोर्ड पर क्या बनाना होगा? एक सेल बनाना होगा। तो 40 मिनट के पीरियड में से 10 मिनट शायद निकल जाएं सेल बनाने में। तो उसके लिए फिर वो करता ये नहीं है कि वो सेल बनाता है, वो करता ये कि वो स्लाइड्स बना लेता है घर पे बैठ के, और एक कंप्यूटर क्लास में लगाता है स्क्रीन, और बच्चों को जब खड़ा होता है तो सेल दिखाने के लिए उसको बटन दबाता है, स्क्रीन के ऊपर सेल आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्लाइड शो। हमारे स्कूलों में बहुत कम है ये, हम लोग बहुत मतलब लो लेवल के स्कूल चला रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छे स्कूल हैं जहाँ फीसेस अच्छी हैं वहाँ हर क्लास रूम में इस तरह का एक स्क्रीन लगी हुई है, और अगर टीचर कोई चीज पढ़ाना चाहता है तो पहले से पूरा लेक्चर अपना 10 स्लाइड्स पर, 8 स्लाइड पर, 20 स्लाइड पर बना के लेकर आता है, और वो पहली स्लाइड डिस्कस करता है बच्चों के साथ, फिर क्लिक करता है तो दूसरी स्लाइड आ जाती है, उसको डिस्कस करता है। तो लेक्चर मेथड का एक मेथड ये भी है कि आप स्लाइड्स के जरिए, अच्छा हमारे पास स्लाइड्स नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि हमने शीट्स ले ली, ठीक है, यानी यहाँ पर जो गत्ते की शीट्स मिलती हैं, अपना पूरा लेक्चर हमने क्या करा उस शीट के ऊपर पॉइंट्स की शक्ल में मैनेज कर लिया, और वो सारी शीट हमने रख दी। पहली शीट उठा के बच्चों को यूं दिखाई, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो शीट लेके खड़ा हो जाता है, आप उस पर डिस्कस करते हैं, तो दूसरी शीट पर डिस्कस करते हैं, उससे आपका टाइम बचता है, ठीक है। तो स्लाइड में ये इस तरह से आप